हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो फाइनली आज हम लोगों ने कंप्लीट रिवीजन A to Z सब कुछ अच्छे से खत्म कर दिया। कल सुबह 6 बजे लाइव क्लास होगी, जिसके अंदर मैं तुम्हें पार्ट ए का कंप्लीट रिवीजन A to Z सब कुछ अच्छे से कराऊंगा। तो सुबह की 6 बजे की लाइव क्लास बिल्कुल भी कोई बच्चा मिस नहीं करेगा। और फिर परसों आप पेपर देने जाओगे, उस दिन भी सुबह लाइव रिवीजन कराऊंगा पार्ट 2 का, लेकिन वो सुबह 5 बजे कराऊंगा। पार्ट 2 बहुत तसल्ली से अच्छे से कराऊंगा ताकि वहां पे 30 नंबर आपके पक्के हो जाएं। कल आप लोगों को इसका MCQ और केस स्टडी भी कवर करना है मॉर्निंग में। और आज हमने फाइनली अपना पूरा का पूरा सिलेबस विद ऑल प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस खत्म कर दिया, समझ लो। तो 5 बजे वाली वीडियो बिल्कुल स्किप मत करना, वो जरूर देखना जो मैंने शाम को रिवीजन का डाला हुआ है। और उस बेसिस पे चैप्टर नंबर 10, 11, 12 आओ। इन 3 चैप्टर के जो भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट केस स्टडी जैसे भी क्वेश्चन एक एक करके बनाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले चैप्टर नंबर 10 फाइनेंशियल मार्केट से। क्वेश्चन नंबर 92 91 तक फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हो गया था। अब फाइनेंशियल मार्केट से 92 डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है 22-23 के सैंपल पेपर के अंदर। स्टेट एनी 3 ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी। देखो, सेबी के ऑब्जेक्टिव और सेबी के फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट दी है ना, उसके अंदर भी सेबी मेरा टॉप नॉच पॉइंट रहा है, पेपर में जरूर पूछा जाएगा। तो आपको कोई भी क्लास 4 ऑब्जेक्टिव पेपर के अंदर लिखने, सॉरी 3 ऑब्जेक्टिव, कोई भी 3 नंबर क्वेश्चन है, कोई भी 3 ऑब्जेक्टिव लिखने। आप जरूरी नहीं है कि आप इनको याद करो। मैंने जो जो ऑब्जेक्टिव आपको लिखवा रखे हैं सिंपल लैंग्वेज में, जो आपने याद कर रखा है क्रैश कोर्स के अंदर, वही आपको करना है। और एक बात और बता दूं, हमारा सिलेबस खत्म हो चुका है। तो एसपीसीसी ऐप पे जो 3 प्रीमियम मॉक टेस्ट है ना, जरूर 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 बनाना। उसको बिल्कुल भी लापरवाही मत करना, उसको बिल्कुल भी स्किप मत करना। टू रेगुलेट, सबसे पहला क्या है? टू रेगुलेट स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करना क्लास, और प्रमोट करना सिक्योरिटीज का, सिक्योरिटीज इंडस्ट्री का ऑर्डरली फंक्शनिंग। टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, टू प्रिवेंट ट्रेडिंग मैल प्रैक्टिसेस और अचीव बैलेंस बिटवीन सेल्फ रेगुलेशन बाय सिक्योरिटीज एंड इंडस्ट्री एंड इट्स स्टैट्यूटरी रेगुलेशन। टू रेगुलेट एंड डेवलप अ कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट रेगुलेट करना, डेवलप करना कोड ऑफ कंडक्ट, इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना लोगों को, और हेल्दी स्पेकुलेशन को प्रमोट करना। ये भी स्टॉक मार्केट जो सेबी है उसका ऑब्जेक्टिव है। और इवन सेबी का ऑब्जेक्टिव मैल प्रैक्टिसेस को रोकना है और स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करना है। तो आप कोई भी 3 पॉइंट अपनी लैंग्वेज में 3-3 लाइन में बना के आराम से लिख सकते हो। 3 लाइन के लिखोगे ना तो वो पॉइंट सही जाएगा, 1 नंबर आपको वहां पे मिलेगा। ऐसे 3 पॉइंट के 3 नंबर। 93 आप देखो ना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मार्केट से ना बहुत ज्यादा केस स्टडीज पूछा ही नहीं गया, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। स्टेट एनी 3 फंक्शंस परफॉर्म बाय स्टॉक एक्सचेंज। तो कोई भी स्टॉक एक्सचेंज का 3 फंक्शंस आपको पूछा गया है। इससे पहले पूछा गया तो ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी, फिर पूछा गया फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज कोई भी, लाइक प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू एग्जिस्टिंग स्टेट लिखा है। इसमें ये नहीं बोला कि आप उसको एक्सप्लेन करो, तो आपको सिंगल सिंगल लाइन के अंदर बता देना है। अगर आपको लिखना भी है तो 1 या 2 लाइन मैक्सिमम लिख देना, उससे ज्यादा लिखने की जरूरत ही नहीं। आपको ये नहीं बोला एक्सप्लेन करो, बस स्टेट आपको बताना है। तो ये तो क्लास क्या करता है, सबसे पहले क्लास इसके अंदर लिक्विडिटी और मार्केटेबिलिटी प्रोवाइड कराता है। ये मैंने कहा था इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की लिस्ट में भी लिखवाया था। लिक्विडिटी, मार्केटेबिलिटी टू एग्जिस्टिंग स्टॉक एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी, सिक्योरिटीज का प्राइस डिसाइड करता है, सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शंस देता है, इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करता है, इक्विटी कल्ट प्रमोट करता है, और हेल्दी स्पेकुलेशन का स्कोप भी प्रोवाइड कराता है। तो आपको कोई भी 3 इसके अंदर लिखने हैं। 94 डिफरेंशिएट बिटवीन कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ। आपको अपने आप डिफरेंस नहीं लिखना, इन 4 के बेसिस पे ही लिखना है। इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या है कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट के अंदर? इन्वेस्टमेंट्स, आउटले, अगला है ड्यूरेशन, अगला है लिक्विडिटी। ड्यूरेशन तो पता है क्लास लॉन्ग टर्म के लिए होता है, और ये क्या होता है क्लास? शॉर्ट टर्म के लिए होता है। लिक्विडिटी, ये लेस लिक्विड है और ये मोर लिक्विड है। इवन मनी मार्केट जो है लेस लिक्विड है और ये मोर लिक्विड है। यहाँ पे हाई रिस्क है, यहाँ लेस रिस्क है, यहाँ रिटर्न ज्यादा है, यहाँ रिटर्न कम है। लेकिन ये सब नहीं पूछा आपको, पूछा है सिर्फ लिक्विडिटी, ड्यूरेशन और इन्वेस्टमेंट आउटले। यानी इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल मार्केट डज नॉट रिक्वायर्ड ह्यूज फाइनेंशियल आउटले, द वैल्यू ऑफ यूनिट्स ऑफ सिक्योरिटी इज जनरली लो एंड मिनिमम ट्रेडिंग लॉट ऑफ शेयर्स केप्ट स्मॉल। तो प्राइसिंग लो रहता है, इन्वेस्टमेंट आप कम पैसे से शुरू कर सकते हो, लेकिन ट्रांजैक्शंस इंटिल ह्यूज सम ऑफ मनी एज इंस्ट्रूमेंट्स आर क्वाइट एक्सपेंसिव। तो जो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ट्रेजरी बिल्स हो गया, कमर्शियल बिल, कमर्शियल पेपर, ये बहुत महंगे महंगे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। लेकिन यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स बहुत छोटा है, तो आप कम पैसे से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो, और यहाँ पे आपको ज्यादा पैसा चाहिए इन्वेस्टमेंट्स को शुरू करने के लिए। बस ये डिफरेंस आपको पूछा गया। 4 नंबर 4 पॉइंट। स्टेट एनी 4 रेगुलेटरी फंक्शंस। सेबी के 3
तीन फंक्शन जो मैंने आपको याद कराया उससे बहुत अच्छे से याद करके जाना। ये टॉप नॉच क्वेश्चन है, सेबी से क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपको पेपर में, परसों दिखेगा ही दिखेगा, तो बिल्कुल स्किप मत करना। ये देखो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, यहाँ पे 7 पॉइंट्स लिखा गया है। यू हैव टू राइट एनी 3 फंक्शन, कोई भी 3 फंक्शन आपको लिखना है। 96 स्टेट एनी 3 फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, रिपीटेड है, देखो पहले भी पूछा गया 22-23 में भी, और देखो 23-24 यानी कि पिछले साल के भी सैंपल पेपर के अंदर पूछा गया है। कितना सिंपल क्वेश्चन है, स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो अभी जो बताए थे सेम वही फंक्शन है क्लास। लिक्विडिटी मार्केटेबिलिटी प्रोवाइड करता है, एक तो क्लास एक प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी डिसाइड करता है, और इवन रेगुलेट करता है स्टॉक मार्केट, मतलब जो लीगल फ्रेमवर्क है उसके अंदर काम कराने के लिए रेगुलेट करता है, और इक्विटी कल्ट प्रोवाइड करता है ना। इक्विटी कल्ट हम लोगों ने पढ़ा था अभी। कोई भी आपको क्लास 3 से 4 पॉइंट लिखना है डिपेंडिंग अपॉन नंबर्स। ये 3 नंबर का है ना, तो 3 ही लिखना, 4 मत लिखना, एनी 3। 97 स्टेट फर्स्ट 3 स्टेप्स, मैंने आपसे कहा था ना कि जो ट्रेडिंग प्रोसीजर है उसके 6 स्टेप याद कर लोगे तो भी चल जाएगा। यहां पे आपको बोला है बस पहले 3 स्टेप बता दो। इन्वॉल्व इन स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग फॉर बाइंग सिक्योरिटी ऑफ सिक्योरिटी। स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग का मतलब है तो ऑनलाइन ट्रेडिंग। ट्रेडिंग प्रोसीजर जो आपने पढ़ रखा है 23-24 के सैंपल पेपर में है, आपको फर्स्ट 3 स्टेप्स आपको लिखने हैं, ओनली 3 स्टेप्स, ठीक है। कोई भी 3 स्टेप आपको, सॉरी फर्स्ट 3 स्टेप लिखना है। तो पहला क्या होता है क्लास, आपको आप ब्रोकर यानी कि ब्रोकर ढूंढना है ना, सिलेक्ट ब्रोकर, आपको सर्च ब्रोकर करना है। ब्रोकर ढूंढने के बाद क्या करना, आपका डीमैट अकाउंट खुलेगा। डीमैट अकाउंट खुलने के बाद क्या करना, ऑर्डर प्लेस करना है। तो शुरू के 3 पॉइंट यही है, आप इनको एक्सप्लेन कर देना, ओके। स्टेट एनी 3 प्रोटेक्टिव फंक्शन, तो जो मैंने कहा था ना रेगुलेटरी डेवलपमेंट प्रोडक्टिव, 23-24 के मेन पेपर में जो है ये आपको पूछा गया है। आपको प्रोटेक्टिव फंक्शन जो है लिखने 3 प्रोटेक्टिव फंक्शन, जो जैसे मान लो कि इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकता है ना, इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है, माल प्रैक्टिसेस को रोकता है, और जितने भी कोड ऑफ कंडक्ट डेवलप करता है वो सारे पॉइंट्स लिखने हैं। लाइक इट प्रमोट फेयर प्रैक्टिसेस एंड कोड ऑफ कंडक्ट इन सिक्योरिटीज मार्केट, इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकता है, उन पे पेनाल्टी लगाता है, क्लास इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के स्टेप्स लेता है, फ्रॉडलेंट बिहेवियर को और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को रोकता है। एनी 3 लिखने आपको। 99 डिफरेंस बिटवीन मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। सेम मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट डिफरेंस आपने पहले ही पढ़ा था, यहां भी देखो सेम क्वेश्चन पूछा गया है, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट का डिफरेंस। पार्टिसिपेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स, इन्वेस्टमेंट आउटले, ड्यूरेशन, इन्हीं चीज के लिए। तो इन्वेस्टमेंट आउटले मैंने आपको बता दिया है। इन्वेस्टमेंट यहाँ पे क्लास कम पैसों की जरूरत, यहाँ पे जो मनी मार्केट है वहां पे ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ती है, इसके इंस्ट्रूमेंट्स एक्सपेंसिव है, जबकि कैपिटल मार्केट में आपको कम पैसे की जरूरत पड़ती है, एक शेयर 10 रुपए 20 रुपए से भी शुरू हो जाता है। पार्टिसिपेंट्स बताने इसके अंदर कौन कौन से होते हैं, लार्ज इंस्टीट्यूशंस होते हैं इसके अंदर, आरबीआई, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और फाइनेंस कंपनी। कैपिटल मार्केट में कॉर्पोरेट एंटिटी, फॉरेन इन्वेस्टर्स, ऑर्डिनरी रिटेल इन्वेस्टर्स और पब्लिक। और ड्यूरेशन क्या होता है, मनी मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए होता है 1 ईयर, और ये क्या होता है मीडियम और लॉन्ग टर्म के लिए, दैट्स इट। लिक्विडिटी, सेफ्टी और एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो लिक्विडिटी क्या है क्लास, जो मनी मार्केट है वो मोर लिक्विड है, कैपिटल मार्केट क्या है क्लास, लेस लिक्विड है, ओके। और इसके अलावा सेफ्टी की बात करें, मनी मार्केट जनरली मच सेफर है ना, मिनिमम रिस्क होता है, रिटर्न भी जो है कम है, यहाँ रिस्क ज्यादा है, रिटर्न ज्यादा है। इसके अलावा क्लास एक्सपेक्ट रिटर्न, तो वही है क्लास, यहाँ पे जो है लो रिटर्न है, यहाँ पे हाई रिटर्न है। तो ये जो डिफरेंस है ये भी पेपर में पूछा गया है 23-24 के पेपर में, ओके। अगला है स्टेट एनी 3 प्रोडक्टिव फंक्शन। देखो 23-24 के कंपार्टमेंट में पूछा गया, जो 23-24 के सैंपल पेपर में आया था वो 23-24 के कंपार्टमेंट में पूछा गया। मैं आपसे बोलूं ना, आप इस साल का जो सैंपल पेपर है वो पिछले साल का सैंपल पेपर, पिछले साल का मेन पेपर, पिछले साल कंपार्टमेंट पेपर, ये 4 पिछले साल, पिछला साल और इस साल का सैंपल पेपर ही आपके पास, पिछले साल के 3 पेपर, सैंपल पेपर, मेन पेपर, कंपार्टमेंट पेपर। यकीन मानो मैं तुम्हें सैंपल पेपर इसलिए करा रहा हूं क्योंकि सैंपल पेपर से भी क्वेश्चन सीधा सीधा उठा के आया हुआ है, मैंने कितनी बार दिखाया आपको। तो ये 23-24 के कंपार्टमेंट पेपर में पूछा गया 3 प्रोटेक्टिव फंक्शन आपको लिखने हैं। फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज को रोकता है, ट्रेड इनसाइडर ट्रेडिंग को क्लास रोकता है, उन पे पेनल्टी लगाता है, इन्वेस्टर्स को एजुकेट करता है और फेयर प्रैक्टिसेस को प्रमोट करता है, कोड ऑफ कंडक्ट डिसाइड बनाता है सिक्योरिटीज मार्केट के अंदर। तो ये आप में से आपको कोई भी 3 इसके अंदर लिख लेना है। 101 गिव मीनिंग ऑफ कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट की मीनिंग बतानी है और कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट में डिफरेंशिएट करना है, कितना इंपॉर्टेंट। और हर जगह इन्वेस्टमेंट आउटले पूछा गया, मनी मार्केट में बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए, कैपिटल मार्केट में छोटी इन्वेस्टमेंट से शुरू कर सकते हो, बाकी पॉइंट सेम है। आपको पहले मीनिंग बताना है, फिर आपको यहाँ पे डिफरेंस लिखना है, हमेशा बेसिस डाल के, और जिस बेसिस पे ये पूछा गया है उसी बेसिस पे डिफरेंस आपको लिखना है, ओके। कुछ ना कुछ बना के लिखना है, लेकिन स्किप मत करना। मार्केटिंग मैनेजमेंट पे आते हैं, क्वेश्चन 102। अब इतना बड़ा क्वेश्चन है, पहले हम लोग पढ़ते हैं इनकी रिक्वायरमेंट क्या है और फिर हम ऊपर से क्वेश्चन पढ़ेंगे।
briefly explain any four activity of marketing which the firm will be involved in part of the above mentioned one it's already performing। तो आपको बताना है क्लास कोई भी चार एक्टिविटी जो कंपनी क्लास परफॉर्म कर रही है। तो मार्केटिंग की चार एक्टिविटी बतानी है, यानी कि जो फंक्शंस है ना, वो जो 12 पॉइंट अपने फंक्शंस के पढ़े हैं उसमें से कोई भी चार आपको बताना है। Choco Limited offer a wide variety of chocolate product. It has an action program of not selling its product by their generic name। कंपनी कहते हैं जेनरिक नेम से नहीं बेचेंगे बट अंडर डिफरेंट नेम लाइक चोको सिल्क बार, चोको मंची, चोको क्रंची एक्सेट्रा फॉर डिफरेंट कस्टमर। देखो अभी नाम रखने की बात कर रहा है, जहां पे जेनरिक नेम आ जाना समझ जाना क्लास की वहां पे ब्रांडिंग की बात चल रही है, कि नाम रखने की बात चल रही है कि ब्रांड का नेम क्या देंगे, तो वो हो गया क्लास ब्रांडिंग। तो आप ध्यान रखना वो क्या हो गया क्लास आपका ब्रांडिंग। All these names have great popularity and acceptability in the market as the company policy. The product were offered at reasonable and affordable price for targeting mass customer base। तो टारगेट है कि हमारा सामान ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो हम प्राइस को कम से कम रखेंगे। तो ये प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट हो गया, तो ब्रांडिंग भी हो गया, प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट भी हो गया। ड्यूरिंग द फेस्टिव सीजन द कंपनी लॉन्च अ मैसिव प्रमोशनल कैंपेन टू इंक्रीज द सेल्स रेवेन्यू। तो ये सेल्स रेवेन्यू को इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं, तो ये प्रमोशन भी आ गया इसके अंदर, ठीक है, सेल्स प्रमोशन भी इसके अंदर आ गया। अगला है इट्स कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव, द कंपनी रिड्यूस फ्री गिफ्ट फॉर कस्टमर, द their on ground sales team diverse the product not only to the department store but also small shops so that all segment of customer can easily get the product। सबके पास पहुंचा रहे हैं प्रोडक्ट मिडिल मैन के थ्रू, तो ये हो गया क्लास फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। दे ऑल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन सपोर्ट सर्विसेज टू कस्टमर, तो कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज की बात कर रहे हैं। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू management function briefly explain any four activity of marketing which the firm will be involved in part apart from the above mentioned one it's already performing। अब मेरी बात समझना, जो जो पॉइंट मैंने आपको बताए ना, प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट हो गया, ब्रांडिंग हो गया, कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज हो गया, ये सबको छोड़कर बाकी और चीजें बतानी है आपको। और कितने बताने हैं क्लास आपको? एनी फोर। लेकिन जो ऊपर मैंने आपको बताया ब्रांडिंग हो गया, प्राइसिंग हो गया, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, है ना, इन सबको छोड़कर बाकी चीजें आपको बतानी है। तो बाकी चीजें क्या है? गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट, आइडेंटिफाई करके एक्सप्लेन भी करना है आपने, ठीक है, ब्रीफली एक्सप्लेन। तो गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट डिजाइनिंग, स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग भी हो गया, पैकेजिंग और लेबलिंग हो गया, ब्रांडिंग नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन तो हमने पहले ही कर लिया है, तो ये बचा क्या फिर? स्टोरेज एंड वेयरहाउसिंग। कितने हैं क्लास? 6। आपको करने हैं कोई भी 4, एनी 4 जो भी आप। तो क्वेश्चन ढंग से पढ़ना, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है अपार्ट फ्रॉम द अबव मेंशन वन इट्स ऑलरेडी परफॉर्मिंग। तो ऊपर जो ये काम कर रहे हैं उनको छोड़कर बाकी लिखना है। अब यही क्वेश्चन में चेंज कर सकता है कि बता दो कि ऊपर कौन कौन से फंक्शन कंपनी ऑलरेडी परफॉर्म कर रही है, तो वो पूछेगा तो इनको छोड़कर बाकी पॉइंट्स होंगे। और ये पूछा है तो क्लास वो जो कर रहे परफॉर्म उसको छोड़कर बाकी 6 बच्चे, एनी 4 आपको लिखना है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग मार्केटिंग फिलॉसफी। अभी सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है 22-23 के कंपार्टमेंट में। कंपार्टमेंट का पेपर टफ आता है, लेकिन यहाँ 22-23 में कितना सिंपल पूछा गया था। आपको बस इसको बता देना, डायरेक्ट क्वेश्चन, पहचानना नहीं है कौन सी फिलॉसफी है। ओके, तो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग में सेल्स बढ़ाना है विद कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर की नीड वांट को देख के। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट यानी कि सस्ता हो, चीप हो, चीप तो नहीं बोलेंगे, इकोनॉमिकल और इजीली अवेलेबल हो। और प्रोडक्ट फिलॉसफी मतलब हाई क्वालिटी प्रोडक्ट हो, डिफरेंट फीचर्स हो, ठीक है। 104 एक्सप्लेन द फॉलोइंग एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स, प्रोडक्ट मिक्स, प्लेस मिक्स, प्राइस मिक्स। देखो ना यार कितना सिंपल पूछा गया। ये 2023 के कंपार्टमेंट का पेपर है, उसमें ये बोलते हैं कि भाई प्रोडक्ट मिक्स, प्लेस मिक्स और प्राइस मिक्स, बस यही आपको यही लिखना है और कुछ नहीं, इसको एक्सप्लेन कर देना है। इट रेफर्स टू ऑल द इंपोर्टेंट डिसीजन रिलेटेड टू प्रोडक्ट, इसके अंदर आता है ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग। इट रेफर्स टू ऑल द इंपोर्टेंट डिसीजन रिलेटेड टू फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, और इट रेफर्स टू ऑल द इंपोर्टेंट डिसीजन रिलेटेड टू फिक्सिंग द प्राइस ऑफ कमोडिटी। तो इन तीनों को आपने एक्सप्लेन करना है। रीड द स्टेटमेंट गिवन और पॉइंट 1 एंड 2। अब ये 2 पॉइंट है यहाँ पे देखो क्लास, ये रहा पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2, आपको पढ़ना है। ओके, अच्छा देखते हैं क्या लिखा हुआ है। टी इज प्रोड्यूस इन असम बट इज कैरिड टू कस्टमर नॉट ओनली दिस स्टेट बट ऑल्सो इन अदर पार्ट ऑफ द कंट्री। चाय तो अलग अलग जगह पे पूरे वर्ल्ड में, इवन इंडिया के अंदर पूरे में जाता बनता है एक जगह। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ मार्केटिंग दैट इनेबल द मार्केटर। अच्छा मुझे बताओ क्लास,
चाय, आंसर मत देखो क्लास, मुझे मेरे को देखो, आंसर छोड़ो। चाय एक जगह प्रोड्यूस होता है लेकिन पूरे ऑल ओवर इंडिया में जाता है, तो वो मार्केटिंग का जो 12 फंक्शंस है ना, गैदरिंग एनालाइजिंग वाले पॉइंट से लेकर पूरा का पूरा वेयर हाउसिंग तक, तो बताओ इन 12 के 12 पॉइंट्स में कौन सा वो पॉइंट है जिसकी वजह से सामान दूर दूर जगह तक पहुंचाया जाता है? ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग या फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, इन तीनों में से आपको बताना है, ठीक है। दूसरा, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, तो क्लास आपको बताना है जिससे वो अचीव करेगा गोल को। तो ये कौन सा फंक्शन है क्लास, आप बताओ। बी पॉइंट, इनोवेट एनी टू फैक्टर्स दैट मार्केटर शुड टेक कंसिडरेशन ऑर्डर टू एनालाइज द आइडेंटिफाइड नीड्स। तो सबसे पहला सामान दूर दराज तक भेजने की बात हो रही ना, प्लेस गैप को पूरा किया जा रहा है और वो ट्रांसपोर्टेशन से पूरा होगा। द फंक्शन ऑफ मार्केटिंग दैट इनेबल द मार्केट टू अचीव इट्स गोल इज ट्रांसपोर्टेशन। इट इन्वॉल्व फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, सिंस द यूजर ऑफ प्रोडक्ट आर वाइडली स्प्रेड जियोग्राफिकली सेपरेटेड फ्रॉम द प्लेस वेयर दे आर एक्चुअली प्रोड्यूस, इट इज नेसेसरी टू मूव देम टू द प्लेस वेयर दे आर नीडेड फॉर कंजप्शन। ओके, फिर एनी टू फैक्टर्स बताना है, टू फैक्टर्स दैट अफेक्टिंग क्लास फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। द फैक्टर दैट शुड बी टेकन इन कंसिडरेशन, जो दो फैक्टर्स हैं वो आपको क्या क्या बताना है? आपका नेचर ऑफ प्रोडक्ट बताओगे, कॉस्ट और लोकेशन ऑफ टारगेट मार्केट, कि प्रोडक्ट का नेचर क्या है, कितनी दूर तक भेज सकते हैं, भेजने का कॉस्ट क्या आएगा, लोकेशन क्या क्या है जहां जहां आपको भेजना है। इन फैक्टर्स को आपने ध्यान में रखना है। उन लैंग्वेज आपको बना के लिखना है, कोई भी टफ काम नहीं, अपनी लैंग्वेज में बना के लिखना है। पैडी इज ग्रोन ड्यूरिंग समर, पैडी ग्रोन किया जाता है समर सीजन में, बट इट्स डिमांड एंड सेल थ्रू आउट द ईयर, साल भर इसकी डिमांड होती है। नेम द स्टेट ऑफ फंक्शन, अब देखो क्लास, अब नेम द स्टेट द फंक्शन ऑफ मार्केटिंग विच शुड बी अंडरटेकन टू रिड्यूस द गैप बिटवीन प्रोडक्शन और कंजप्शन। तो प्रोडक्शन और कंजप्शन के गैप को रिड्यूस करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? वेयर हाउस के अंदर रखना पड़ेगा। लाइक ये दिखा, सेकंड लिखा हुआ है वेयर हाउसिंग, ये क्या हुआ क्लास? वेयर हाउसिंग। और स्टेट टू रीजन वाई प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ दिस फंक्शन इज इंपॉर्टेंट। तो वेयर हाउसिंग क्यों इंपॉर्टेंट है क्लास? स्मूथ फ्लो ऑफ प्रोडक्ट इन द मार्केट में प्रोडक्ट का स्मूथली फ्लो हो सके और प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट कर सके अनअवॉइडेबल डिलेज डिलीवरी, मीट कंटिजेंसी इन डिमांड, जब जरूरत पड़ेगी तब उसको भेज सकते हैं। और दूसरी बात, स्टोर कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं प्रोडक्ट को, और प्रॉपर फ्लो कर सकते हैं प्रोडक्ट का, जब डिमांड है तब फ्लो कर सकते हैं, भले ही आप जब डिमांड नहीं तब उसको स्टोर करके रख सकते हैं। तो स्टोरेज और वेयर हाउसिंग जो है ना क्लास, वो एक मेन पॉइंट है, स्टोरेज और वेयर हाउसिंग। तो पॉइंट नंबर सी का आंसर है स्टोरेज और वेयर हाउसिंग। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, डायरेक्टली नहीं पूछा लेकिन हाँ इनडायरेक्टली सब कुछ पूछ लिया इसके अंदर। गिव एनी फोर डिफरेंस बिटवीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको सिखा भी रखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर भी दे रखा है। डिफरेंस बिटवीन एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग। तो एडवर्टाइजिंग और पर्सनल सेलिंग का डिफरेंस क्या है? एक तो पेड फॉर्म है, इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, ये पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है। इसके अंदर ट्रांसमिशन ऑफ स्टैंडर्डाइज मैसेज, ये मैसेज स्टैंडर्डाइज है, ये मैसेज क्लास पर्सनलाइज है, आप इस मैसेज को चेंज कर सकते हो। ये इनफ्लेक्सिबल है, चेंज नहीं कर सकते। पर्सन सेलिंग में मैसेज फ्लेक्सिबल होता है, लाखों लोगों तक पहुंचता है, ये सिर्फ लिमिटेड नंबर्स तक पहुंचता है। पर पर्सन की कॉस्ट लो है, पर पर्सन तक पहुंचने की कॉस्ट बहुत हाई है इसके अंदर। क्लास मार्केट को शॉर्ट टाइम में कवर कर सकता है और बहुत सारा मीडिया, मास मीडिया यूज होता है, इसमें कोई मास मीडिया यूज नहीं होता और मार्केट को ये बहुत लॉन्ग टाइम में कवर करता है। ठीक है, यहाँ मास मीडिया यूज होता है, यहाँ मास मीडिया यूज नहीं होता। इतने सारे पॉइंट्स हैं, आप कोई भी पॉइंट लिख देना। आपको लिखा एनी फोर, आप एनी फोर पॉइंट्स इसके अंदर लिख लेना। और भी पॉइंट्स दे रखे हैं, आपको एनी फोर लिखना है। तो जो चार आपको मैंने सारे याद कराए रखे हैं, आप एनी फोर लिख देना। एक्सप्लेन फोर एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स, आपको चारों एलिमेंट के बारे में लिखना है, प्रोडक्ट मिक्स, प्लेस मिक्स, प्राइस मिक्स, प्रमोशन मिक्स। लेकिन जब आप ये लिख रहे हो ना, तो आप एक काम और कर देना, आप इस तरीके से एक चार्ट भी बना देना। ठीक है, इस तरीके से एक चार्ट बना के लिख दोगे ना, तो मुझे लगता है टीचर को ना बहुत अच्छा लगेगा, ज्यादा नंबर देगा। मार्केटिंग मिक्स आप लिखोगे इसके अंदर, मार्केटिंग मिक्स, और इसके अंदर फिर आप चार चीजें लिखोगे, यहाँ पे ऐसे करके बना देना, बढ़िया डिजाइन बन जाएगा। तो सबसे पहला ए लिख देना, प्रोडक्ट मिक्स, ऐसा लिख के और फिर एक्सप्लेन करना है ना। तो यही देखो डिफरेंस है एक टॉपर में, एक नॉर्मल बच्चे में। प्रोडक्ट मिक्स, प्राइस मिक्स, प्लेस मिक्स और डी प्रमोशन मिक्स। ठीक है, अच्छे से लिखना, मैं तो ऐसे थोड़ा रफली लिख रहा हूँ। तो आप इस तरीके से बना दोगे ना, तो आपको ज़्यादा अच्छे नंबर मिलेंगे। सारे बच्चे ऐसे नहीं, कुछ ऐसे ही बना सकते हो, ए बी सी डी, इस तरीके से आप बना के लिखते हो ना, तो आपको टीचर को ना एक अच्छा दिखता है, आंसर्स आपको अच्छा दिखेगा, एक क्रिएटिविटी दिखेगी। और फिर लेफ्ट में आप इसे थोड़ा सा कम भी एक्सप्लेन करोगे ना, तो भी चल जाएगा, बिकॉज ये भी आपका स्पेस एरिया कवर करेगा, वो ओवरऑल ज़्यादा दिखेगा, बड़ा दिखेगा। तो ये आपको लिखना है चारों मिक्स के बारे में। बहुत लंबा लंबा लिखने मत लग जाना, एक मिक्स एक नंबर का है तो 3-4 लाइन बहुत होगा उसके लिए। ठीक है, 108 एक्सप्लेन एनी फोर फैक्टर अफेक्टिंग द डिटरमिनेंट्स ऑफ प्राइस। प्राइस को, किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस को अफेक्ट करने वाले कोई भी चार
फैक्टर्स आपको लिखना है। तो जो टीचरों ने डरा रखा है ना आपको, सारी केस स्टडी आएगी, सारी केस स्टडी देख लो, ये सब पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। तो सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है और कोई भी खतरनाक क्वेश्चन नहीं है ये। इस साल के इवन सैंपल पेपर का क्वेश्चन है। अगर सारे केस स्टडी आने होते ना तो सारे के सारे केस स्टडी ही होते हैं सैंपल पेपर में, लेकिन 50% अराउंड 40% पेपर तो समझ लो डायरेक्ट क्वेश्चन से भरा हुआ है, कम से कम 40%। तो आपको लिखना है प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो हो गया, यूटिलिटी और डिमांड हो गया, एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन मार्केट, गवर्नमेंट का और जो रूल रेगुलेशन है वो, प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव आपका हो गया, मार्केटिंग मेथड कौन कौन से यूज कर रहे हो, ये सारे पॉइंट्स आप लिखोगे। एनी लिखना है, एनी 4, कोई भी 4 इसमें से। अब आते हैं अपने आखिरी चैप्टर पे, कंज्यूमर प्रोडक्शन। इसमें देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। सबसे पहला 109। अब यहाँ पे ना कुछ इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको, तो जो स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन और डिस्ट्रिक्ट फॉरम की जो लिमिट्स है ना वो याद रखना। कौन कंज्यूमर है, कौन कंप्लेन फाइल कर सकता है, ये दिमाग में रहेगा आपके बस, ठीक है। जैसे मयंक परचेज अ पैक ऑफ चॉकलेट फॉर अ रिनाउंड ब्रांड ऑफ फॉर हिज डॉटर from a shop in nearby market. After consuming the chocolate, his daughter fell sick. चॉकलेट खाई, बिटिया बीमार पड़ गई। He filed a case with the district forum against the renowned चॉकलेट, ऑब्वियसली क्लास 1 करोड़ के अंदर अंदर ही होगा, तो डिस्ट्रिक्ट फॉरम में जाके कंप्लेन किया। He lost the case, केस हार गई। मिस्टेक that he could not provide proof of purchase, क्योंकि उसने क्लास जो proof of purchase है वो नहीं दिया। What should be kept in mind by a consumer while purchasing, using and consuming goods and service apart from avoiding this mistake? तो बिल तो उसने लिया नहीं, क्योंकि बिल नहीं लिया, और इंसिस्ट ऑन कैश मेमो वाला पॉइंट इसने इग्नोर कर दिया, पर आपको बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बतानी है। एनी 4 पॉइंट। तो क्या क्या ध्यान में रखना है? Be aware about the various goods and services available in market so that an intelligent and wise choice can be made. तो भैया पता होना चाहिए कौन कौन से प्रोडक्ट मार्केट में किस प्राइस पे अवेलेबल है। ओनली स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स आर प्रोवाइडिंग क्वालिटी एश्योरेंस। ध्यान रखना क्लास, सिर्फ जो हॉलमार्क ज्वेलरी पे हॉलमार्क देखो, फूड प्रोडक्ट पे एफपीओ मार्क देखो, आईएसआई मार्क देखो, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के ऊपर, तो मतलब क्या करना है क्लास, आपको क्वालिटी एश्योरेंस देखना है ना। लर्न अबाउट द रिस्क एसोसिएटेड विद द प्रोडक्ट। हर प्रोडक्ट के साथ कुछ रिस्क एसोसिएट होता है, जो मैन्युफैक्चरर है उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करो, प्रोडक्ट को ना जो मैनुअल है उसको प्रॉपरली फॉलो करो, लेबल्स को प्रॉपरली आपको खुद भी रीड करना है, प्रोडक्ट के बारे में क्या प्राइस है, क्या नेट वेट है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी डेट खुद भी देखना है। एक्सपायरी डेट नहीं उठा के ले आए, कंप्लेन कर रहे हो उस पर, खुद भी आप देखो, ये तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बी अ कॉर्टियस कंज्यूमर, सावधान रहना तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और असर्ट योरसेल्फ इनटू दैट यू आर गेटिंग अ फेयर डील। आप खुद को ये भरोसा दिलाओ कि हाँ यार आप एक अच्छी डील पे जा रहे हो। तो ये पॉइंट्स आप किसी भी कंज्यूमर को, आप भी एक कंज्यूमर हो, कल को चीजें खरीदते हो तो इन पॉइंट्स का ध्यान रखो। बाकी इंसिस्ट ऑन कैश मेमो जो है वो पॉइंट लिखना नहीं है। अवॉइड वेस्ट लिटरिंग, प्रोटेक्शन टू द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है। ये सारे पॉइंट्स में कोई पॉइंट लिख सकते हो। ये वाला जो कैश मेमो पॉइंट छोड़ के ना एनी कोई भी पॉइंट आप इसके अंदर लिख सकते हो, एनी 4 पॉइंट। अच्छा, बी ऑनेस्ट इन योर डीलिंग्स। जो आप डीलिंग कर रहे हो ना, ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग, इन सबको अवॉइड करो, ऑनेस्ट रहो, कंप्लेन फाइल करो जेन्युइन ग्रीवेंसेस के लिए, कंज्यूमर सोसाइटीज के पास जाओ, एजुकेट करो लोगों को और एनवायरनमेंट को रेस्पेक्ट। कोई भी पॉइंट आप लिख सकते हो, 4 पॉइंट। कार्तिक इज इंगेज इन अ ट्रेडिंग ऑफ स्मार्ट टेलीविजन, ही परचेज टेलीविजन फ्रॉम विवेक इलेक्ट्रॉनिक्स। देखो उसके बाद है क्लास, वो ट्रेडिंग करता है स्मार्ट टेलीविजन, ट्रेडिंग ऑफ स्मार्ट टेलीविजन बिजनेस में इंगेज है, और विवेक इलेक्ट्रॉनिक्स से उसने खरीदा। ऑल द टेलीविजन आर सर्टिफाइड बाय ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ड्यूरिंग दीपावली सीजन विवेक इलेक्ट्रॉनिक्स सप्लाइड सम डिफेक्टिव टेलीविजन सेट टू कार्तिक। कार्तिक इज गेटिंग कंप्लेन अबाउट द टेलीविजन फ्रॉम ऑलमोस्ट ऑल द कस्टमर। हु अमंग द फॉलोइंग कैन एक्सरसाइज हिज और हर राइट अगेंस्ट हुम? और कार्तिक, विवेक और कंज्यूमर्स, आपको बताना है क्लास किसके पास राइट है। देखो सबसे पहले कंप्लेन फाइल करने का राइट तो कंज्यूमर के पास होता है। मैंने आपको एग्जांपल पढ़ाते वक्त भी समझाया था कि अगर एक दुकानदार दूसरे दुकानदार से सामान खरीद के ग्राहक को बेचता है तो कंप्लेन ग्राहक ही फाइल करेगा, वो दुकानदार फाइल नहीं कर सकता, बिकॉज जो फाइनल कंज्यूमर होता है ना उसके पास ही राइट्स है कंप्लेन फाइल करने का, ना कार्तिक के पास है ना विवेक के पास है। डिफाइन कंज्यूमर, कंज्यूमर कौन होता है? जिसने सामान खरीदा है, पैसे से सर्विसेज ली है, पैसे प्रोवाइड करके या यूज कर रहा है सामान का सर्विसेज का विद द अप्रूवल ऑफ बायर, उससे यूज कर रहा है और उसने क्लास पेमेंट करी है और अपने लाइवलीहुड के लिए वो सामान यूज कर रहा है, फॉर बिजनेस पर्पस, कमर्शियल पर्पस उसको यूज नहीं कर रहा है, रीसेल पर्पस से यूज नहीं कर रहा है, तो वो कंज्यूमर है। स्टेट द राइट विच कैन बी एक्सरसाइज टू गेट रिलीफ। तो कौन सा राइट है यहाँ पे आप कंप्लेन फाइल कर सकते हो? राइट क्या है क्लास? यहाँ पे राइट टू हर्ड और रिप्रेजेंटेशन। द राइट विच कैन बी एक्सरसाइज इज राइट टू सीक रिड्रेसल। अच्छा, हर्ड रिप्रेजेंटेशन भी है और सीक रिड्रेसल भी है, समझना कि यहाँ लिखा है, बिकॉज आपके पास राइट है कि आप कंप्लेन फाइल कर सकते हो और आपके पास ये राइट भी है कि
आप कॉम्पनसेशन ले सकते हो। तो पहले कंप्लेन फाइल करोगे फिर कॉम्पनसेशन लोगे। तो ऐसा नहीं कि आप वो लिखो गलत हो जाएगा, आप एक लिख देना कि आप ये भी लिखोगे तो भी ठीक है, कंप्लेन फाइल करोगे ये राइट है आपके पास तो भी ठीक है। स्टेट द राइट विच कैन बी एक्सरसाइज टू गेट, सॉरी सॉरी, यहाँ पे ना रिलीफ की बात करी गई है। एक बार देखो देखो यार, यही मिस्टेक हो जाती है अगर आपने लाइन को ढंग से नहीं पढ़ा जल्दीबाजी में, क्योंकि मैं तो 2-3 दिन से ना कंटिन्यू वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा हूँ। लेकिन आपसे ये बोलूंगा कि आप जब पेपर देने जाओ ना, पेपर के हॉल के अंदर घुसने से पहले 2 घंटा आप कुछ मत पढ़ो, बिल्कुल दिमाग को शांत रखो, बिल्कुल लंबी गहरी सांस लेके जाओ। अगर यहाँ पे आपको राइट पूछा विच कैन बी एक्सरसाइज टू गेट रिलीफ, अगर मैं सीधे ये राइट पढ़ के मैं आंसर दे रहा हूँ तो राइट टू हर्ड और रिप्रेजेंटेशन आंसर आ रहा है, लेकिन लिखा है टू गेट रिलीफ। रिलीफ मिलेगा, रिलीफ कंप्लेन फाइल करने से नहीं मिलेगा, रिलीफ मिलेगा कॉम्पनसेशन मिलने से। तो इसका आंसर बिल्कुल सही है। द राइट विच कैन बी एक्सरसाइज टू गेट रिलीफ इज राइट टू सीक रिड्रेसल विच स्टेट दैट कंज्यूमर हैज द राइट टू गेट रिलीफ। तो रिलीफ मिलने की बात करिए ना, तो यहाँ पे क्लास फिर आपको यही लिखना पड़ेगा। अदरवाइज दोनों ठीक थे, लेकिन साफ साफ कह रहा रिलीफ लेने के लिए, ग्राहक को रिलीफ देना है ना, खराब टीवी मिली है तो कॉम्पनसेशन दो। Ankush bought a high-end microwave on Diwali from leading electronic store. The microwave had ISI mark and Ankush diligently went through an instruction manual so that he could use it properly. However, due to faulty wiring, there was a short circuit in microwave. He called up the consumer helpline of company many times, but no solution was provided by the company. Company ने कोई solution नहीं दिया. Ankush now decided to file a case. वो कह रहा है कि कंपनी मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रही, गलत सामान दे दिया, मैं केस करूंगा. Identify and explain the right. तो कंप्लेन फाइल करेगा ना, तो इसे क्या बोलते हैं, राइट टू कंप्लेन फाइल करेगा। स्टेट टू रिस्पॉन्सिबिलिटी विच अंकुश फुलफिल व्हाइल परचेजिंग एंड यूजिंग द माइक्रोवेव। सबसे पहले मुझे बताओ, एक्सप्लेन द राइट विच अंकुश विल एक्सरसाइज। अंकुश ने कंप्लेन फाइल करी, नाउ डिसाइड टू कंप्लेन फाइल किया, वो सुन नहीं रहे, तो राइट क्या है क्लास अगला, राइट टू सीक रिड्रेसल। द कंज्यूमर हैज राइट टू गेट रिलीफ इन केस प्रोडक्ट और सर्विसेज फॉल शॉर्ट। कंप्लेन फाइल करी, नहीं सुन रहे है ना, कंप्लेन तो फाइल कर दिया, फिर कोर्ट में कंप्लेन फाइल किया, तो अगली राइट क्या होगी, अगली राइट होगी सीक रिड्रेसल की। और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है, उसने तो स्टैंडर्डाइज गुड्स यूज किया, भाई सामान में ISI मार्क लगा हुआ है तो इसका मतलब स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट यूज किया, क्वालिटी एश्योरेंस का भरोसा उसको मिला। और दूसरा उसने क्लास कंप्लेन फाइल किया, प्रोडक्ट के बारे में पूरा का पूरा पढ़ा, प्रोडक्ट के मैनुअल और इंस्ट्रक्शन को प्रॉपर्ली यूज किया, और तीसरा उसने कंप्लेन फाइल किया। ये 3 पॉइंट है, बट आपको अगर कोई भी 2 लिखना है तो आप ये 2 लिख सकते हो। मिस्टर अक्षय, a 20-year-old college student purchased a book online from XYZ Private Limited, and when it was delivered, he noticed that there was no MRP mention on it. He browsed the internet and found that book was sold at different price at different places. He filed a case in district forum against the publisher. The court held in the favor of Akshay and awarded a compensation of 10,000. कोर्ट ने उसको compensation 10,000 का दिया. Identify and state the consumer right violated in the above case. तो कौन सा right है, देखो उसको बुक का ना MRP नहीं मिला, MRP लिखा ही नहीं था बुक में, इसका मतलब प्रॉपर इंफॉर्मेशन गिवन नहीं थी। तो कौन सी राइट है, राइट टू इन्फॉर्म्ड। कौन सी राइट है क्लास, राइट टू इन्फॉर्म। और फिर उसे कॉम्पनसेशन मिला, नेम द राइट, एक्सप्लेन द राइट एक्सरसाइज भाई। तो कॉम्पनसेशन मिला तो सीक रिड्रेसल है ना, राइट टू सीक रिड्रेसल। अगर आप यहाँ राइट टू हर्ड और रिप्रेजेंटेशन लिखते हो तो भी सही है, बिकॉज राइट टू हर्ड पहले कंप्लेन फाइल की गई, तो कौन सा राइट एक्सरसाइज किया गया, राइट टू हर्ड और रिप्रेजेंटेशन। कॉम्पनसेशन मिला, राइट टू सीक रिड्रेसल। और MRP नहीं थी तो कौन सा राइट वायलेट हुआ है, राइट टू बी इन्फॉर्म। ओके, तो सबसे पहला कौन सा राइट वायलेट हुआ है, वो राइट टू इन्फॉर्म है। और राइट कौन सा एक्सरसाइज किया है, राइट टू सीक रिड्रेसल। और राइट टू कंप्लेन करने वाले जो राइट है ना, हर्ड और रिप्रेजेंटेशन, वो भी यहाँ फॉलो किया गया है। दैट्स इट। तो सोचो यार, 112 क्वेश्चन हमने बनाए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के 12 चैप्टर्स को कवर करने के लिए। तो आई होप हमने हर चैप्टर से भरपूर मात्रा में क्वेश्चंस कवर किया है। कोशिश करें कि अप्रॉक्सीमेटली 8-9 क्वेश्चन हर चैप्टर से हम लोग 9 से 10 क्वेश्चन के बीच कवर करें। और आज फाइनली हमने अपना सिलेबस भी खत्म कर लिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी खत्म कर लिया। कल का दिन बचा, जम के मेहनत करेंगे, पूरी की पूरे सिलेबस को छान लेंगे। सुबह मिलते हैं 6 बजे, और बाकी इस चैप्टर के MCQ और केस स्टडीज जो है वो कल दिन में करा दूंगा, और हमारा पूरा का पूरा सिलेबस अच्छे से एंड हो जाएगा। कोई भी दिक्कत परेशानी, मैंने डिफरेंस भी करा दिया आपको, फीचर करा दिया, इंपोर्टेंस करा दिया, प्रोसेस करा दिया, सब कुछ। और कोई भी डाउट, कोई दिक्कत आपको लगे, कोई दिक्कत परेशानी कहीं भी पूरे सिलेबस में मुझे बताओ। अभी भी कल का दिन अपने पास है, जी जान लगा देंगे, आज की रात अपने पास है। बस मेहनत करो ऐसे ही और आगे बढ़ते रहो। अच्छा लगे वीडियो को लाइक जरूर करके जाया करो, इस टाइम हमें भी मोटिवेशन चाहिए, जैसे आपको हमसे चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा के ना क्लास हिट द लाइक बटन, ओके। और अपने दोस्तों तक पहुंचाओ इस वीडियो को। ऐसे ही प्रिपरेशन में इको बेस्टी की भी कराऊंगा, राइट। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।